हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री यूनिक पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राइस क्रॉप के सेकेंड भाग के बारे में। जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को विजिट कर लेंगे, पुराने वीडियो देख लेंगे। वीडियो पसंद आए तो उन्हें लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। आप सभी लोग चैनल को शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया है बीज दर के बारे में। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नर्सरी की विधियों के बारे में। नर्सरी की विधि में पहली विधि है डेपोक विधि। डेपोक विधि के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है धान की नर्सरी तैयार करने की यह विधि फिलीपींस से आई हुई है। यह कहाँ से आई है? कई बार यह परीक्षा में प्रश्न बना हुआ है या आरपीएससी के एओ 2009 में भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है इस विधि में बीज बोने के 11 से 14 दिन बाद पौध रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। ये दिन भी आप याद रखिएगा और नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया है इस विधि में 1.5 से 3 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर के हिसाब से धान के बीजों को बिना मृदा के फर्श या लकड़ी की सतह पर गीला करके जूट के टाट या पॉलीथीन से ढक दिया जाता है। ये पूरा का पूरा पॉइंट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट के रूप में है। नेक्स्ट पॉइंट है इस विधि में धान का नर्सरी क्षेत्र 25 से 30 वर्ग मीटर क्षेत्र 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त रहता है। सेकेंड विधि है आपकी गीली क्यारी विधि। गीली क्यारी विधि के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट दिया है इसमें 1 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की रोपाई के लिए 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र नर्सरी क्षेत्र की आवश्यकता होती है और इसमें जो धान का सीड लगता है वह 40 से 50 किलोग्राम लगता है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपका बना हुआ है, इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट के रूप में नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इस विधि में बीज बोने के 20 से 25 दिन बाद पौधे रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। यह पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है धान की रोपाई 3 से 4 पत्तियां आने पर करनी चाहिए। अगली विधि है धान में एसआरआई पद्धति क्या होती है? एसआरआई सिस्टम कई बार प्रश्न बना हुआ है श्री पद्धति के बारे में। यह पहला पॉइंट दिया है यह धान उगाने की नई विधि जो मेडागास्कर में विकसित हुई। नेक्स्ट पॉइंट है इस विधि में बीज पानी व समय तीनों की बचत होती है। अगला पॉइंट है लेकिन श्रमिकों की आवश्यकता अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है रसायनों का प्रयोग न के बराबर किया जाता है तथा कार्बनिक खादों का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, जिससे भूमि की संरचना का सुधार होता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया इस विधि में धान के खेतों में पानी नहीं भरकर खेतों को बार बार सिंचित कर केवल नम रखा जाता है। अगला पॉइंट की चर्चा करेंगे। इसमें पौधों की 25 × 25 सेंटीमीटर पर रोपाई की जाती है एवं 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल हेतु नर्सरी का क्षेत्रफल 100 मीटर स्क्वायर एवं 5 किलोग्राम बीज की प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आवश्यकता होती है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला टॉपिक हम उर्वरक के बारे में चर्चा करेंगे। तो उर्वरक में एनपीके की आवश्यकता धान को होती है, नाइट्रोजन का 100 किलोग्राम और 60 किलोग्राम फास्फोरस का और पोटास का 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आवश्यक होता है एवं खैरा रोग की रोकथाम के लिए जिंक सल्फेट भी 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अंतिम पडलिंग के समय दिया जाता है। ये आपका पूरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर आपका ये जिंक सल्फेट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है धान में नाइट्रोजन उपयोग क्षमता 30 से 40% होती है। यहाँ से क्वेश्चन तो बना नहीं है लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है यह सबसे उपयुक्त नाइट्रोजन उर्वरक, इसके लिए सबसे उपयुक्त नाइट्रोजन क्या होता है? अमोनियम सल्फेट उर्वरक। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन चुका है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट धान की फसल में नाइट्रोजन की मात्रा ज्ञात करने के लिए लीफ कलर चार्ट काम में लिया जाता है। नेक्स्ट की चर्चा करेंगे। धान में सिलिकॉन देखेंगे कि धान में सिलिकॉन परसेंटेज वगैरह क्या होता है। तो इसमें पहला पॉइंट है धान की फसल के लिए सिलिकॉन एक लाभकारी तत्व है। इसके प्रयोग से धान के पौधे का आवरण मजबूत एवं सख्त रहता है, जिससे कीट एवं व्याधियों का प्रकोप कम होता है। ये आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन कई बार परीक्षा में बन चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है चावल के उत्पादन में सिलिकॉन को आवश्यक पोषक तत्व माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे सिलिकॉन की कमी वाले
पौधे नरम और ड्रॉपी हो जाते हैं, गिरना, अगर थोड़ा सा भी हवा बहा तो वो जल्दी से जल्दी गिर जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सिलिकॉन की आपूर्ति ज़्यादातर पैनकिल निकलते समय आवश्यक होती है, क्योंकि इस चरण के दौरान रूट गतिविधि अपेक्षाकृत कम हो जाती है और वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करेंगे। यह देखा गया है कि सिलिकॉन एक मोटी क्यूटिकल सिलिका परत प्रदान करता है, जो कीटों के हमले के खिलाफ एक बाधा के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट दिया है बेसिक स्लैग @1.5 से 2 टन प्रति हेक्टेयर के अनुप्रयोग द्वारा सिलिकॉन की कमी को ठीक किया जा सकता है, क्योंकि बेसिक स्लैग कैल्शियम सिलिकेट का सबसे आम स्रोत है। इसे याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन तो बना नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे जैविक उर्वरक। जैविक उर्वरक के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैविक उर्वरक या जीवाणु उर्वरक जैसे एजोला, नील हरी शैवाल, एजोटोबैक्टर आदि इसमें प्रमुख हैं। इनके द्वारा जो नाइट्रोजन वगैरह प्रदान किया जाता है पौधों को, यह आपके सीरियल क्राफ्ट में ज़्यादा उपयोगी होते हैं, जैसे एजोला धान के लिए, नील हरी शैवाल भी धान के लिए, और एजोटोबैक्टर काफ़ी ज़्यादा सीरियल के लिए प्रयोग में लाया जाता है और धान के लिए भी मुख्य है। ये तीनों आप जरूर याद रखिएगा, यहाँ से कई बार क्वेश्चन परीक्षा में बन चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है खेत में पानी की अधिक मात्रा होने पर एजोला व नील हरी शैवाल वरदान सिद्ध हो रही है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट धान के लिए कौन हो जाएगा? एजोला और नील हरी शैवाल। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे रोपाई के 1 सप्ताह बाद 2 से 3 टन एजोला प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में मिलाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे नील हरी शैवाल प्रति वर्ष धान के खेत में 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। अगला टॉपिक देखेंगे सिंचाई की। तो सिंचाई में सबसे पहले पॉइंट देखेंगे जलमाग इसकी कितने होती है। धान की जलमाग होती है 900 से 2500 मिलीमीटर। यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे धान के खेतों में 5 सेंटीमीटर पानी हमेशा रहने चाहिए एवं पकाई से 2 से 3 सप्ताह पूर्व इसे हटा देना चाहिए। तो 5 सेंटीमीटर पानी जो है पूरे उसके जीवन चक्र में रहना चाहिए, केवल 2-3 हफ्ते पकने से पहले इसे हटा देना है। तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर पानी भी कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि कितना धान के खेत में पानी रहना चाहिए, तो 5 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पडलिंग या पंकिल क्रिया। यह क्या होता है? यह भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका पॉइंट दिया है धान की बुआई से पूर्व खड़े पानी की अवस्था में मृदा को पडलर की सहायता से जुताई करना पडलिंग कहलाता है। यह मृदा संरचना का ह्रास करती है। इसका उद्देश्य क्या होता है हम देख लेंगे। इसमें उद्देश्य में पहला पॉइंट दिया है पडलिंग अपारगम्यता परत का निर्माण कर जल के निछालन या परकुलेशन के नुकसान को रोकती है। यहाँ से क्वेश्चन जो बना हुआ है आपका, फसल में खरपतवार नियंत्रण करता है तथा पोषक तत्वों की उपलब्धता को भी बढ़ाता है। इस सब को आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। चलेंगे नेक्स्ट की तरफ। पडलिंग या लेही भूमि में 2 क्षेत्र विकसित हो जाते हैं, कौन कौन से? तो पहला पॉइंट है खेत के ऊपरी क्षेत्र जो 1 से 10 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर में फैली होती है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है, उसे ऑक्सीकृत क्षेत्र या ऑक्सीडाइज्ड जोन कहा जाता है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए परीक्षाओं के लिए। यह आरपीएससी के एओ 2012 में भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है जबकि इसके नीचे का क्षेत्र जहां O2 अनुपस्थित रहती है, यानी ऑक्सीजन जहां पर नहीं पाई जाती, उसे अपचयित या रिड्यूस्ड जोन भी कहा जाता है। यह दोनों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तथा धान की फसल में नाइट्रोजन उर्वरक अमोनिकल रूप वाले प्रयुक्त होते हैं जो इसी क्षेत्र में डाले जाते हैं। तो जो अमोनिकल धान के जो अमोनिकल उर्वरक हैं वो आपके किस जोन में डाले जाते हैं? रिड्यूस जोन में डाले जाते हैं, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है यदि हमें भूमि में कभी नाइट्रेट उर्वरक का उपयोग करना हो तो केवल ऑक्सीकृत क्षेत्र में डालने चाहिए। ये आपका आज के लिए लास्ट टॉपिक है, लास्ट पॉइंट है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।